चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो जो को होस्ट चैट हेयर के नाम से है उस पर मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। Two chemicals X and Y react together in a solution to give product Z. Okay. The rate of formation of product Z at the start of reaction was measured in 5 experiments. Okay. So it means they have performed 5 experiments, and in each experiment, they have find the rate of the formation of product at the start. Wait, Tisha, it's not correct. Experiments are 1 to 5. Using various concentrations of X and Y, the results are shown. Okay. So here we have 5 experiments, and in each experiment we have a different concentrations and rate. Now they are asking about the statement which is correct. So we have to identify and figure out which statement is correct. Let's see. Yes, Noor, it's correct. A, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reagent X. Okay. For this A statement, we can choose experiment number 1 and experiment number 4. Why? Because if you see, the concentration of X gets twice and the concentration of Y remains same. And if we look at the rate, what happens to the rate? There is no change in the rate. So it means that our experiment, the statement A is wrong. Is this understandable to everyone? जी ये क्लियर है सबको? देखें भाई, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 हम ए स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो Y की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और X की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, और अगर आप रेट देखें तो रेट भी कांस्टेंट रह रहा है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स के, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट रॉन्ग कर दी। ओके तिशा, नाउ स्टेटमेंट बी, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reagent Y. Okay. इसके लिए हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट रह रही है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई जो है डबल हो रही है। बट अगर आप रेट देखें तो रेट डबल नहीं हो रहा, रेट जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो गई। ये बात क्लियर है? ओके। अब अगर स्टेटमेंट सी देखें तो वहां पे कह रहे हैं द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट एक्स। तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट 1 और 4 में जब एक्स की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई और वाई की कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रही तो रेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। सर बुलंद, मुझे आप प्लीज दोबारा लिखिए। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है। बिल्कुल, आप मैंने 1 और 4 लिया है, आप 1 और 5 ले लें। 1 और 5 में भी देखें आपको सेम चीज ही मिलेगी। अगर मैं 1 और 5 को मार्क करूं तो देखें रेट 4 टाइम्स हो रहा है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ रही है। ये आपका कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट रह रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप 1 और 4 से जो है कंपेयर करें या 1 और 5 से कंपेयर करें, दोनों केसेस में हमें सेम आंसर ही मिल रहा है, हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। और इन्होंने डी में क्या बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वाई। तो ये बात गलत है। हमने देखा कि रिएजेंट वाई को जब हम डबल कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन तो रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। जी सर बुलंद, क्लियर है आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 12। A sample of silicon 4 chloride is added to cold water. जी मुझे यहाँ पे चैट पे कोई ना भेजे, जो को होस्ट है उस पे भेजिए प्लीज। Which statement describes the mixture formed at the end of reaction? अगर हम कोल्ड वाटर के साथ इसको रिएक्ट करें तो आप इसकी अगर इक्वेशन याद करें तो ये रिएक्शन ये होता था, जब ये रिएक्ट करता था तो सिलिकॉन ऑक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते थे और HCl के फ्यूम्स मिलते थे। सो HCl एक्वस में भी फॉर्म होता था और गैसियस में भी फॉर्म होता था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एसिडिक सॉल्यूशन विद नो प्रेसिपिटेट, रॉन्ग। एसिडिक सॉल्यूशन विद व्हाइट प्रेसिपिटेट, जी बिल्कुल इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट वी हैव टू फर्दर जस्टिफाई द रिमेनिंग वंस। न्यूट्रल सॉल्यूशन विद नो प्रेसिपिटेट, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला है तो सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन अगेन बोला है तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो यू आर लेफ्ट विद ओनली बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? L and M are elements in period 3 of the periodic table. Okay, period 3 के दो elements हैं। The oxide of L
is solid at room temperature. The oxide has a giant structure. Okay. The chloride of L does not react with water. ठीक है. Argon is the only element in period 3 with the lower melting point than M. ठीक है. अब देखें, जब ये इन्होंने जाइंट स्ट्रक्चर बोला है इस बेसिस पे कि ऑक्साइड का, तो फास्फोरस का ऑक्साइड होता है P4O10 जो कि सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो इट मींस आपका डी तो रिमूव हो गया. अब आपके पास बचे ए, बी एंड सी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं द क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी वाटर से रिएक्ट करता है. तो बी और ए भी रॉन्ग हो गए. So you are now left with the C only, and so sodium chloride is the correct answer. क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में सिर्फ डिसोसिएट होता है, आइंस में ब्रेक होता है, रिएक्ट नहीं करता. देखें, तीसरा सिलिकॉन को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन दिया ही नहीं है इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 14. A former requires a solid compound एक मिनट to raise the pH of soil in field from 5.5 to above 6. Which compound could farmer use? Okay. अब देखें, ये आपके पास दोनों नाइट्रेट्स हैं. ठीक है, एक मिनट दें प्लीज. जी, आपके पास दोनों नाइट्रेट्स हैं. नाइट्रेट्स नॉर्मली क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं और न्यूट्रल होते हैं. तो इसका मतलब है बी और डी तो आपका ओमिट हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता. अब आपके पास बचे इसी तरह सल्फेट. देखें तो सल्फेट भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो ये भी रिमूव हो गया. और इसकी बात की जाए तो इट्स अ बेस और अल्कली, और बाकी तीनों क्या हैं? सॉल्ट हैं. तो तीनों को हम रिमूव कर देंगे, रॉन्ग कंसिडर कर लेंगे. हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Question number 15. Z is an anhydrous compound of group 2. Anhydrous compound का मतलब क्या है? कि उसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता. जी, ऐसा सॉलिड कंपाउंड चाहिए जो पीएच रेज कर सके. ठीक है, तो पीएच रेज करने की अगर बात की जाए तो कौन कर सकता है? जो बेस होती है या अल्कली होता है. तो आपके पास सिर्फ एक ही हाइड्रो ऑक्साइड है, वो बेस है, तो इसीलिए वो कंसिडर किया जाएगा. और रिमेनिंग तीनों सॉल्ट्स हैं तो वो रॉन्ग कंसिडर हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि सॉल्ट्स जो है ना वो नहीं कर सकते. ठीक है, और तीनों सॉल्युबल हैं. और उन्होंने कहा कि सॉलिड कंपाउंड चाहिए जो कि वाटर में डिसॉल्व ना हो सके. तो बाकी तीनों वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. ऑल अमोनियम कंपाउंड्स एंड ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल. इज इट क्लियर हमजा? Okay, question number 15. Z is an anhydrous compound. Anhydrous compound का मतलब है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर सल्फेट की एग्जाम्पल लूं और यहाँ पे यूं लिखा हुआ होता है तो ये चीज इसमें नहीं होगी.
ग्रुप 2 एलिमेंट है, ठीक है, चलें हम मेमजी ले लेते हैं, ग्रुप 2 है। When it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. अच्छा, अब अगर याद करें तो टू डिफरेंट गैसेस नाइट्रेट के केस में ही सिर्फ फॉर्म होती हैं। अगर ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को डिकम्पोज किया जाए तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है जो सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जो गैस होती है। तो ये तो नहीं हो सकता। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड लिया जाए अगर ग्रुप 2 का और उसकी हीटिंग को रिकॉल करें तो वो भी मेटल ऑक्साइड में ब्रेक होता है और साथ वाटर वेपर्स बनाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर आप मेटल नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन रिकॉल करें तो वो भी मेटल ऑक्साइड बनाता है, मगर मेटल ऑक्साइड के साथ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और हाफ मोल ऑक्सीजन बनाता है, तो ये नाइट्रेट होगा। तो इस बेसिस पे मैं ए और सी को तो रॉन्ग कर दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, Z हैज अ रिलेटिवली लो थर्मल स्टेबिलिटी। तो लो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप रिकॉल करें डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, डाउन ग्रुप 2, ये ट्रेंड है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जी, तीशा आपका पहला सही था, हूर आपका करेक्ट है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस। तो इस वजह से बी रॉन्ग हो जाएगा और आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 16। Which rock gives mixture that both results in the oxidation of halide ions? ओके, हैलाइड आयन की ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन में जो भी हैलाइड आयन होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, हेलोजन में कन्वर्ट हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो और दोनों मिक्सचर्स में, तो सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो उसके रिजल्ट में, अगर मैं फर्स्ट केस ही लूं, मैं दूसरे पे ना जाऊं, तो सिर्फ प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा और सोडियम नाइट्रेट, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें और कोई चीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रही। ओके, ब्रोमीन को जब हम NaCl से रिएक्ट करते हैं तो ये याद करें, ये आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था, जिसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है उस केस में जब हेलोजन मोर रिएक्टिव हो। तो यहाँ पे हेलोजन लेस रिएक्टिव है और हेलोजन के लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये भी रिएक्शन ही नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब क्लोरीन विद सोडियम ब्रोमाइड, तो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें रिडॉक्स हो रहा है, देखें कैसे।
अगर मैं इसकी प्रोडक्ट्स बनाऊं तो क्या बनेंगी? जी आपका आंसर सही है, सॉरी, ब्रोमीन बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो देखें हैलाइड आयन यहाँ पे -1 चार्ज था और वो ऑक्सीडाइज होकर हेलोजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो सही है। बट अगर आप ये रिकॉल करें तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या होता है, इस Br की जगह पे OH आ जाएगा और ब्रोमाइड आयन निकलेगा, तो ये वाला रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इट मींस हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, डी। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर इसे देखना है कि ये रिडॉक्स कैसे है, तो ये देखिए, जब ब्रोमीन और सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा और आयोडीन मिलेगा। तो आयोडीन -1 से आयोडाइड आयन 0 पे जा रहा है, करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम NaBr से रिएक्ट करते हैं तो आप रिकॉल करें, आपको पहली प्रोडक्ट क्या मिलती है, HBr और NaHSO4। और फिर ये जो HBr फॉर्म होता है, ये मैंने आप लोगों को उस वक्त भी करवाया था P2 में, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ब्रोमीन गैस बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है और वाटर फॉर्म हो जाता है। तो देखें ब्रोमीन -1 से 0 में जा रहा है, तो इसमें भी हैलाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। जी क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 17। Chlorine gas is widely used to treat contaminated water. When chlorine is added to water, which chemical species present is responsible for killing bacteria? तो देखें जब क्लोरीन वाटर में ऐड होता है तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं। कौन कौन सी? एक HCl बनता है और एक HClO बनता है, ठीक है। तो HClO बेसिकली जो है ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो इस HClO में H आयन है और Clo नेगेटिव आयन है, तो इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, गुड। जी क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 18। What is an environmental consequence of the uncontrolled use of nitrate fertilizers? अगर नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स ज्यादा होते हैं तो उससे क्या होता है? नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, गैस तो नहीं बनता, तो इसलिए एसिड रेन नहीं हो सकती। लो ऑक्सीजन लेवल इन स्ट्रीम्स, यस ये पॉसिबिलिटी है, जो आप याद करें जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है और फिर जो है ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन भी नहीं हो सकती क्योंकि नाइट्रेट गैस फॉर्म में नहीं होता। इसी तरह सेम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि नाइट्रेट जो है गैशियस स्टेट में नहीं होता बल्कि डिसॉल्व हो जाता है और नियर बाय वाटर रिजर्वायर में उसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से वो जो है यूट्रोफिकेशन कॉज करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। और यूट्रोफिकेशन में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो है एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। Ammonia gas NH3 and hydrogen sulfide gas H2S react together to form the salt ammonium sulfide NH4 2S.
Ammonium sulfide dissolves in water to produce an orange alkaline solution. ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमें यहाँ पे दे दी है इन्होंने. The addition of NaOH to this aqueous solution produces a gas X. Okay. The addition of HCl to a separate portion of this solution produces a gas Y. अच्छा, ये याद रखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे जो है ये कैटाइन में टेस्ट भी है कि अगर अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है तो वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट मींस गैस एक्स तो आपकी जो है अमोनिया होगी, और अगर गैस एक्स अमोनिया होगी तो ए और बी रॉन्ग हो गए. ये बात क्लियर है सबको? तो अब आपके पास रिमेनिंग ऑप्शन दो बचे, तो दोनों दफा अमोनिया दिया हुआ है. देखें HCl ऐड कर रहे हैं तो HCl तो एसिड है और अमोनिया अल्कली है, तो एसिड की प्रेजेंस में अमोनिया लिबरेट नहीं हो सकती क्योंकि अमोनिया अल्कली है, तो एसिड उससे रिएक्ट कर लेगा. तो इस वजह से अमोनिया कभी भी एसिड ऐड करने की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. तो इट मींस यू आर लेफ्ट विद द सी ऑप्शन, सो सी इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी तीशा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? देखें HCl क्या है? एसिड है. और अमोनिया क्या है? बेस है या अल्कली है. तो एसिड ऐड करने पे कभी भी अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि अगर अमोनिया प्रेजेंट होगी या अमोनिया फॉर्म भी हो रही होगी तो वो HCl से रिएक्ट कर लेगी, एसिड से रिएक्ट कर लेगी. तो इसीलिए डी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता. और आपको कैटाइन का टेस्ट याद रखना है कि जो अमोनियम आयंस हैं वो हमेशा किसी भी अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करके हीट करेंगे तो वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं. इज इट क्लियर नाउ? ओके. अब हमारे पास 20 से 30 तक हमें सारे ऑर्गेनिक मिलेंगे. ठीक है, फिर सेक्शन बी स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 20. और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. Compound P is treated with an excess of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. Okay. The product Q is fully saturated. Fully saturated का मतलब क्या है कि product Q में there must be no carbon-carbon double bonds. ठीक है. अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं? What is the number of chiral carbon atoms in the product Q? तो अगर आप product Q में सोचें तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये सिंगल बॉन्ड्स हो चुके होंगे. ठीक है, मैं इन्हें गायब कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए. ठीक है, तो ये इन्हें अब आप सिंगल बॉन्ड्स अज्यूम कर लें क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है, हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गया है. तो अब जरा देखें और आइडेंटिफाई करें कि कितने कैरल सेंटर्स इसमें आपको दिख रहे हैं. जरा काउंट करिए और मुझे चैट में बताइए, को होस्ट को मैसेज सेंड कीजिएगा. जी काउंट करके मैसेज करें जल्दी से प्लीज. ओके तीशा, गुड. तीशा ने अभी तक मुझे काउंट करके कैरल सेंटर्स भेजे हैं.
को होस्ट के चैट में प्लीज भेजिएगा। जी मूसा, अब्दुलरहमान, हमजा, नूर, हलीमा, शीजा, आयशा, जलीस, शहबाज, सरबुलंद, देखें जब भी स्केलेटल फॉर्मूला हो तो हमेशा याद रखिएगा। यस हलीमा, वेरी गुड। जो भी ये वाले पॉइंट्स हैं ये कभी भी कायरल सेंटर नहीं हो सकते। यस नूर, वेरी गुड। ईशा, हलीमा और नूर ने मुझे करेक्ट आंसर बताएं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये 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 जहां दो बॉन्ड्स दिख रहे हो इनमें से कोई भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। तो इन सबको तो मैंने हटा दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, ये वाला भी नहीं हो सकता जिस पे मैं सर्किल बना के क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब जो रिमेनिंग बचे हैं उन पे तीन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं और पूरा स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब है वो तीनों कायरल सेंटर होंगे। मैं उन्हें, वो जितने भी हैं, सॉरी अभी काउंट कर लेते हैं, तो उन सबको हम जो है काउंट कर लेंगे तो हमें कायरल सेंटर्स मिल जाएंगे। जिन सब पे मैंने क्रॉस बनाए उनमें से कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 हमारे पास बचे हैं। इसका मतलब है इसमें कायरल सेंटर्स कितने हैं? 5 हैं। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेक्साडीका 10,12 डाइईन 1 ऑल। तो देखें 1 ऑल इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क moths from hexadecanoic acid in 3 steps enzymic process। ये आपको रिएक्शन दिखाया हुआ है। स्टार्टिंग मटेरियल हेक्साडेकानोइक एसिड है और स्टेप 3 में जो हमें चीज मिल रही है ये हमारा जो है रिएक्टेंट, ये कंपाउंड है जिसका नाम स्टार्टिंग में दिया हुआ है इन्होंने। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी रॉ इन तीनों स्टेप्स की करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रही है। तो अगर हम स्टेप 1 देखें तो स्टेप 1 में हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं। तीशा, एक बात जरा गौर सुनिएगा, एलिमिनेशन में बिल्कुल ऐसा होता था, मगर अगर आप एलिमिनेशन को रिकॉल करें तो एलिमिनेशन में जहां से हाइड्रोजन एक रिमूव होता था और दूसरी साइड पे OH लगा हुआ होता था या फिर उसकी जगह पे कोई हेलोजन लगा हुआ होता था, वो रिमूव होता था और डबल बॉन्ड बनता था। मगर यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अल्केन पार्ट है वो अल्कीन में कन्वर्ट हुआ है। तो हम इसको एलिमिनेशन नहीं कहते, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन लेवल्स रिकॉल करें तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अल्कीन इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन और अल्कीन से हायर ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल्स, अल्कीन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और अल्केन सबसे रिड्यूस्ड लेवल है। तो इस बेसिस पे मैं इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कंसिडर करूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कोई और ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस बेसिस पे आपके A और B स्टेटमेंट्स ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। यस हूर, करेक्ट। तो अगर आप स्टेप 2 देखें
तो स्टेप 2 में भी क्या हो रहा है, एक और जो है डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो स्टेप 2 भी ऑक्सीडेशन है। और अगर स्टेप 2 ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, और अगर सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो हमारे पास सिर्फ डी बचा। हमें थर्ड स्टेप पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप थर्ड स्टेप पे फर्दर फोकस करना चाहें तो देखें, एसिड है और वो एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, और एसिड से अल्कोहल में कन्वर्जन रिडक्शन कंसिडर की जाती है, और उन्होंने डी पार्ट में स्टेप 3 को रिडक्शन ही कहा है। ये क्लियर है सबको? स्टेप 1 क्यों नहीं एलिमिनेशन था हमजा? जी हमजा नोमान, व्हाई स्टेप 1 इज नॉट एलिमिनेशन? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखें इधर हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं। अगर आप स्टेप 2 में भी देखें तो जहां पे डबल बॉन्ड बना है वहां पे ये रही पोजीशन, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं। अल्केन इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन, और अल्कीन के ऑक्सीडेशन लेवल हायर होता है, ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिस्कस किया था। तो अल्केन से अल्कीन फॉर्म होना एलिमिनेशन नहीं कहला सकता, उसको हम ऑक्सीडेशन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप एक्चुअली देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज सिंपली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर हमजा? यस हमजा, इज इट क्लियर? देखें, एलिमिनेशन जब भी होती है, मैंने अभी शुरू में ही आपको ये बात बताई थी कि अगर एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो दूसरे कार्बन पे नॉर्मली अल्कोहल या हेलोजन लगा हुआ होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड से अल्कीन फॉर्म हो रहा हो, या फिर अल्कोहल से अल्कीन फॉर्म हो रहा हो। और ये बात मेरी उस बात को भी जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स और अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन लेवल सेम होता है, जो कि अल्केन से एक लेवल हायर होता है। ठीक है, तो इन तीनों का ऑक्सीडेशन लेवल सेम है, इसीलिए हम इसे एलिमिनेशन नहीं कहेंगे। एलिमिनेशन के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होता, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो आप सिंपली इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स या अल्कोहल्स अगर अल्कीन में कन्वर्ट होंगे तो वो एलिमिनेशन कहलाएगा, और अगर अल्केन से 2 नेबर कार्बन के हाइड्रोजन्स, दोनों सिर्फ हाइड्रोजन्स रिमूव हो रहे हैं और वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो रिडक्शन कहलाए, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है अब सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। Compound X can be converted into compound Y in a single step, and they have shown you the compound Y. What could be an X? अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो आप X में जो सीरीज में लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो काउंट करें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स हैं और 7th ब्रांच में जा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि अगर ये एक मिनट रुकें, हम नंबरिंग वहां से करते हैं ताकि बात समझना आसान हो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन फर्स्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। 6 कार्बन यूं हैं और 7th कार्बन ब्रांच में है।
अच्छा, तो अगर ये रिएक्शन देखा जाए रिएजेंट्स को देख के, तो हम इस रिएक्शन का जो रिएजेंट डिसाइड करेंगे वो हम क्या डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड मैंगनेट यूज किया जा रहा है, तभी वो अल्कीन डबल बॉन्ड से ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर यहां से ये ब्रेक होगा तो देखें, 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ये 6 कार्बन और सातवां ये रहा, अगर मैं इसको इस तरह बना दूं 1 2 3 4 5 6 और 7th ये रहा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रेकिंग इस कार्बन से हुई है और इस कार्बन से हुई है बॉन्ड की। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी, ओके, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। तो इसका मतलब है कि सेकंड कार्बन पे, सॉरी 1 2, यहाँ पे कीटोन बनेगा और 7th कार्बन पे कोई और, एक ही साइड पे कार्बन है और दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अब अगर मैं नंबर असाइन करूं तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7th कार्बन है। देखें स्ट्रक्चर एज इट इज वही हो रहा है जो कंपाउंड वाई का स्ट्रक्चर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बी ऑप्शन तीसरा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी को आप यहां से ब्रेक करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 और 7th कार्बन यहाँ पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास जो ब्रांच है वो 4th कार्बन पर थी, तो वो यहाँ पे आएगी। 6 कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और 2nd कार्बन पे कीटोन बनेगा। तो देखें ब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड के नेबर कार्बन पे नहीं आ रही बल्कि 3rd कार्बन पे जा रही है, इसलिए बी रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, सी और डी तो देखें हो ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? सी और डी में कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन हैं, और हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो इसीलिए सी और डी तो आप चूज पे जा ही नहीं सकते, आप उन्हें पहले ही ऑमिट कर देंगे, रॉन्ग कंसिडर कर लेंगे। और बी और ए को हमने ड्रॉ करके देखा, हमने बी में देखा कि जो कार्बन चेन बन रही थी वो 2nd कार्बन के बजाय 3rd कार्बन पे बन रही थी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ए में जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें जो ब्रांच आ रहा है या जो चेन आ रही है, ब्रांच चेन आ रही है, वो 2nd कार्बन पे आ रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड 2nd ही कार्बन पर है, तो इसीलिए ए करेक्ट हो गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 23. Methane and bromine reacts by free radical substitution. P and Q are involved in the reaction mechanism. P and Q are both involved in the propagation step as a reactant, are both involved in termination step as a reactants. What could be P and Q? Okay. तो अगर आप कोई भी प्रोपेगेशन स्टेप उठा के देखें तो उसमें हाइड्रोजन एटम कभी भी रिएक्टेंट नहीं बनता, वो हमेशा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एज अ रेडिकल फॉर्म होता है, तो इसीलिए ए रॉन्ग हो गया. ठीक है, मिथाइल रेडिकल फॉर्म होगा तो वो प्रोपेगेशन के रिएक्टेंट में आ सकता है और ब्रोमीन रेडिकल भी आ सकता है, तो बी कैन बी अ करेक्ट वन. बट हम पहले सी और डी को देख लें. अगर सी में देखें तो ये फॉर्म हो रहा है और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, मीथेन. इट इज इथेन. तो इथेन एज अ रिएक्टेंट प्रोपेगेशन में कभी भी नहीं आ सकता, तो सी रॉन्ग हो गया. ठीक है, और ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है अगर आप देखें तो ये पूरा कंपाउंड है. ठीक है, 4 बॉन्ड्स पूरे हैं और चारों में से 3 पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक पे ब्रोमीन लगा हुआ है. तो एज अ मॉलिक्यूल, एज अ होल मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल टर्मिनेशन स्टेप में नहीं आता, टर्मिनेशन स्टेप में हमेशा रेडिकल आते हैं. तो डी भी गलत हो गया. तो बी में अगर आप देखें तो बी आर भी रेडिकल है और सी एच थ्री भी रेडिकल है. ठीक है, तो ये दोनों प्रोपेगेशन स्टेप में एज अ रिएक्टेंट भी आते हैं और ये दोनों जो है टर्मिनेशन स्टेप में एज अ रिएक्टेंट भी आते हैं, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्लियर है सबको? ये देखिए, अगर मैं आपको रिकॉल करूं तो पहले इनिशिएशन होगी जिसमें दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल दो ब्रोमीन रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगा. फिर प्रोपेगेशन में मीथेन के साथ एक ब्रोमीन रेडिकल एक्ट करेगा. तो देखें, रिएक्टेंट वाली कंडीशन ब्रोमीन की क्लियर हो रही है और उसके रिजल्ट में ये CH3 मिथाइल रेडिकल बना लेगा और HBr बना लेगा. अब जो मिथाइल रेडिकल बना ये दूसरे स्टेप में एक और ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो मिथाइल की भी प्रोपेगेशन स्टेप में एज अ रिएक्टेंट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है. और जब ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये CH3Br बनाएगा और एक ब्रोमीन रेडिकल बनाएगा. तो देखें, ये ब्रोमीन रेडिकल एज अ रिएक्टेंट है, ये मिथाइल रेडिकल एज अ रिएक्टेंट है. किसमें? प्रोपेगेशन में. ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे इनिशिएशन था. अब अगर आप टर्मिनेशन रिकॉल करें तो टर्मिनेशन में ये पॉसिबिलिटी भी होती है हमारे पास कि जो अल्काइल रेडिकल है वो और हेलोजन रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना लें. तो टर्मिनेशन स्टेप में एज अ रिएक्टेंट भी दोनों यूज हो रहे हैं, तो इसलिए बी करेक्ट है. क्लियर है सबको? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 2-bromopropane were placed in a test tube. An equal volume of aqueous silver nitrate was added. A precipitate was formed. अब देखें, ब्रोमो है तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट का अगर आप रिकॉल करें कलर तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व क्रीम प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं बी और डी को रॉन्ग कर दूंगा. अच्छा जी, अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं कलर ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, वो तो क्रीम हो गया. अब वो पूछ रहे हैं फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन किसका है, ब्रोमोप्रोपेन का या आयोडोप्रोपेन का. तो आप याद करें कि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीकर होता है ड्यू टू अ
लॉन्गर बॉन्ड एंड कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसका रिएक्शन स्लोअर होता है, फास्टर नहीं होता। तो इस बेसिस पे ए रॉन्ग हो जाएगा और सी करेक्ट हो, सी जो है आपके पास बचेगा, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड दिशा। क्लियर है यहां तक सबको? क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सोडियम मिथॉक्साइड reacts with 2-chloro-2-methyl propane, okay, in a nucleophilic substitution reaction। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप रिकॉल करें तो ये सेम एज इट इज होगा जिस तरह NaOH रिएक्ट करता था और उसमें हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता था। न्यूक्लियोफाइल इज CH3O नेगेटिव आयन, विन ने बता दिया, OH की जगह ये न्यूक्लियोफाइल है आपका। अब वो कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट पूछ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, तो देखें सिंपली 2 क्लोरो की जगह इस जगह पे जहां पे अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो देखें प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, तो आपकी ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी, नहीं सॉरी ये रिएक्टेंट है। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें और न्यूक्लियोफाइल आपका वो बता रहे हैं आपको ये है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, क्लोरीन को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अगर देखा जाए तो अल्कोहल तो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे बी में अल्कोहल बनाया हुआ है तो बी रॉन्ग हो गया। सी में भी अल्कोहल बनाया हुआ है तो सी भी रॉन्ग हो गया। अब अगर इस प्रोडक्ट को देखें तो ये प्रोडक्ट इसमें भी बन रही है और इसमें भी बन रही है। आप इसको इस तरह लिखें कि H3C और उस C के साथ O लगा हुआ है और उस के साथ कार्बन है, इस कार्बन पे 3 CH3 अटैच है, तो ये भी करेक्ट है। और अगर आप इसको इस तरह लिखें कि CH3 3 CH3 एक कार्बन पे अटैच है जो कि एक ऑक्सीजन से अटैच है और एक ऑक्सीजन फर्दर CH3 से अटैच है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या अटैच था, क्लोरीन अटैच था, तो अगर हम इस कार्बन को कंसिडर करें तो ये कार्बन कौन सा होगा, टर्शरी कार्बन है। और अगर ये टर्शरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट आपकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं हो सकती, जिस बेसिस पे मैं डी को रॉन्ग कर दूंगा और ए को करेक्ट कंसिडर करूंगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा 25 का। इज इट क्लियर? 26, अल्कोहल एक्स reacts with concentrated sulfuric acid to produce a mixture of products। ये देखें, ये वही एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसे हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं और साथ क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। Two of the products are structural isomers of each other, what could be x? अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं स्केलेटल फॉर्मूला बना के करूंगा क्योंकि जगह कम है। 3 4 5 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 और सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे OH लगा हुआ है, 1 2 3 और सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो अब अगर देखिए मैं इसकी एलिमिनेशन करूं तो चाहे मैं राइट से OH सॉरी राइट से हाइड्रोजन निकले या लेफ्ट से
हाइड्रोजन निकले हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगी, तो इसका मतलब है डी रॉन्ग हो गया। इन द सेम वे अगर आप सी में देखें तो सिमेट्रिकल है, और अगर सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट एक ही बनेगी, चाहे यहां से हाइड्रोजन निकले, OH के लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले या राइट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले, तो अगेन एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब अगर आप बी में देखें तो बी में टर्मिनल कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड सिर्फ इसी एक पोजीशन पे बन सकता है, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपके पास ए ऑप्शन बचा है सिर्फ, सो ए इज द करेक्ट वन। इज दिस क्लियर? ट्वेंटी सेवन, which reaction will form a strong organic base? Okay, ethanol with acidified dichromate। तो ये तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ए रॉन्ग हो गया। इथेनॉल विद हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनता है, इस रिएक्शन में अल्कीन बनता है, डिहाइड्रेशन है, तो अल्कीन जब फॉर्म होता है तो वो भी अल्कीन भी बेस नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, इथेनॉल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड और इथेनॉल एंड सोडियम। अच्छा, अगर हम इथेनॉल और सोडियम को देखें तो इथेनॉल इज CH3 CH2 OH, और जब सोडियम इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट, एंड प्लस H2। तो अगर हम इस स्पीशी को देखें, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो अगर ये देखें और ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है आयन की फॉर्म में, तो इसका मतलब है इसके पास लोन पेयर होंगे, और अगर लोन पेयर होंगे तो ये क्या बनेगी, तीन लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। बट हम लास्ट वन को अगर जस्टिफाई करना चाहें कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो लास्ट वन में क्या आपके पास डी में क्या कहा जा रहा है, CH3 CH2 OH किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से। अगर इस केस में रिएक्शन होगा भी तो OH डिस्प्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, ठीक है, और H2O बनेगा, तो वाटर बन रहा है, एंड वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो डी भी रॉन्ग हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद द सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। जी तीशा, आपको क्लियर हो गया डी क्यों नहीं हो सकता? देखें, प्रोपेन टू ऑल है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले या यहाँ से निकले। अगर मैं राइट साइड से मैंने हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बनाई है, अगर मैं लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन निकाल के प्रोडक्ट बनाऊंगा तो तब भी वही बनेगी ना। दोनों केसेस में आपको दो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ी मिल रहे हैं, आपको जस्ट प्रॉपर ही नहीं मिल रहा है। जी तीशा, क्लियर है अब? जी 27 तक सबको क्लियर है? 28 पे आ जाइए। विच रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मूला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3C, ओके, C2H5CHOHCN इज करेक्ट। तो ये आप प्रैक्टिस कर चुके हैं P2 में भी, और आप रिकॉल करें तो लोन पेयर से अटैक होता है, तो अगर आप बी में देखें तो लोन पेयर पे अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से बी रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचे, ए सी और डी बचे। अच्छा, ए में देखें तो अगेन यहाँ पे लोन पेयर से अटैक हो रहा है, तो ए भी रॉन्ग हो गया, और लोन पेयर की तरफ अटैक हो रहा है तो लोन पे तो ये भी रॉन्ग हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद सी एंड डी। सी में क्या फर्क है? यस, वेरी गुड सर बुलंद, एंड वेरी गुड तिशा। ये देखें, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, जबकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो सी भी गलत हो गया।
और आपके पास क्या बचा है, सिर्फ डी बचा है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 29. The synthesis shown may be used for the production of propane 1-ol. Which row gives the correct reagent of step 1 and step 2? अच्छा, स्टेप 1 का अगर आप जो कंपाउंड X है, यहाँ पे देखें 1 2 3 3 कार्बन है, तो कंपाउंड X एक्चुअली ये होगा, क्योंकि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन इससे नहीं हो सकती, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए. और इवन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन NaBH4 से भी नहीं हो सकती, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ बी ऑप्शन बचा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ LiAlH4 से रिड्यूस होता है और किसी से रिड्यूस नहीं होता. क्लियर है सबको? Okay, question number 30, infrared. The molecular formula of Z is C4H8O. Okay. तो C4H8O को अगर आप रिकॉल करें तो आप देखें कि ये जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, CnH2n, सॉरी नॉट प्लस, H2NO. तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर ये एक कीटोन हो सकता है, या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप दोनों हो. तो ये देखें 3200 से 3600 पे हमें ये पीक शो कर रही है. आपको डाटा बुकलेट की जगह यहाँ पे वो चार्ट दिया जाएगा, उसमें आप देखेंगे ये OH की है. और अगर आप ये देखें कि ये 1600 अबव ये पीक हमें दिख रही है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें तो ए और सी तो हमने पहले ही रॉन्ग कर दी है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड की पीक मिसिंग है. बी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो बी भी रॉन्ग हो गया. तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो आज हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया. ठीक है, कल की क्लास में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे. और मैं अभी सुबह मैसेज करके आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि प्रोबेबली मैं मंडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन क्लास नहीं लूंगा, तो उसकी जगह जो है कल सेम टाइमिंग पे क्लास होगी. ठीक है, क्लियर है सबको? आई एम नॉट श्योर द डे वेदर मंडे और ट्यूसडे, इनमें से मैं किसी एक दिन क्लास नहीं ले सकता, तो वो क्लास मैं जो है कल ही ले रहा हूँ. ठीक है, चलें. ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.